नमस्कार, न्यूज राउंड अप देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। भोपाल की पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। दुर्गा वाहिनी के पथ संचलन और शस्त्र पूजन कार्यक्रम में पहुंची प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि अगर नवरात्रि के दौरान कोई विधर्मी प्रसाद बेचते हुए दिखे तो उसकी ठुकाई कर दो। विधर्मियों से हम प्रसाद नहीं खरीदेंगे, न ही उनको बेचने देंगे, न मंदिर में आने देंगे। आगे कह दिया कि लफ्जियात को लेकर कि महिलाओं को अब घर में हथियार रखना चाहिए, हथियारों को धार तेज करके रखना चाहिए, क्योंकि जब हमारी बेटियों को, बहनों को घरों में से उठाकर उनके टुकड़े कर दिए जाते हैं, रोड पर बिखेर दिए जाते हैं, तो हमारे अंदर बहुत पीड़ा होती है। क्या कहा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने, सुना। और ध्यान करो, अगर मंदिरों में नवरात्रि में अपने को एक ग्रुप बना करके, ऐसे कई ग्रुप बना करके खोजना पड़ेगा कि हमारे मंदिर के आसपास प्रसाद कौन बेचता है। यदि ऐसा कोई प्रसाद बेचते हुए विधर्मी पता चला तो उसको जितनी ठुकाई हो सकती उतनी ठुकाई करो और फिर कानून के हवाले करो। हाँ, मैंने कहा कि आपको अपने घरों में हथियार रखना चाहिए। हाँ, मैंने कहा कि हथियारों को जरा ध्यान तेज करके रखना चाहिए, क्योंकि जब हमारी मातृशक्ति को, जब हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को घरों में से उठा करके उनके टुकड़े करके जब रोड पे बिखेर दिए जाते हैं तो वह पीड़ा हमारे अंदर होती है कि मियाँ में कोई भाई बहन का रिश्ता होता ही नहीं, तो वो हमसे बहन का रिश्ता कैसे निभा लेंगे। वो हमें बहन बनाने आए, हमें समझ लेना चाहिए कि ये बहन बनाने नहीं आ रहे हैं, हमारे साथ धोखा करने के लिए आ रहे हैं। रिश्तों का कत्ल। एमपी और छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे ही मामले सामने आए हैं जहां लोगों ने रिश्तों को तार तार कर दिया। अपने ही जान के दुश्मन वो बन बैठे हैं। मुरैना में एक पिता ने नाबालिग बेटी को गोली मार दी, हत्या कर दी उसकी, और फिर उसकी लाश को बोरी में भरकर नदी में फेंक दिया। बेटी का कसूर बस इतना था कि वो दूसरी जाति के लड़के से प्यार करती थी। पुलिस ने शव बरामद किया। इधर सूरजपुर में शराबी पति ने डंडे से पीट पीट कर अपने पत्नी की हत्या कर डाली। शराब को लेकर विवाद हुआ था। सूरजपुर से एक और मामला सामने आया। बेटे ने मामूली सी विवाद पर पिता को गमछे से गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी। आरोपी हालांकि हिरासत में आ चुका है। शहडोल की बात करें तो नशे में धुत बेटे ने पिता की हत्या कर दी। डंडे से पीट पीट कर वारदात को अंजाम दिया गया है। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। दोनों के बीच मुर्गे की सब्जी नहीं बनने को लेकर विवाद हो गया था। चिकन नहीं बनने पर यह पूरा विवाद हुआ, जिसके बाद पिता की हत्या कर दी। टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ में पति से विवाद के बाद महिला ने 3 साल के बेटे को तालाब में फेंक दिया और 3 किलोमीटर दूर जाकर पेड़ पर साड़ी से फांसी लगा ली। रायपुर में हत्या के केस का पुलिस ने खुलासा किया। 4 लोगों ने मिलकर एक शख्स की पहले तो बेरहमी से हत्या कर दी, जान ले ली, और इसके बाद इसे सुसाइड की शक्ल देने की कोशिश कर लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। रायपुर के खमतराई इलाके की वारदात है। 10 सितंबर को पुलिस को उरकुरा के पास रेलवे लाइन पर एक व्यक्ति की लाश मिली थी और जांच में ये सब खुलासा हुआ। सूरजपुर में कलयुगी बेटे ने मामूली विवाद पर अपने ही पिता की हत्या कर दी। मृतक दसरू सिंह ग्राम पंचायत पसला का पूर्व सरपंच था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दरअसल मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के पसला गांव का है। देर रात दसरू सिंह और उसके बेटे राम सिंह के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने गमछे से गला घोंटकर अपने ही पिता की हत्या कर दी। पिता और पुत्र दोनों के बीच में विवाद हुआ, जिसके बाद पुत्र ने अपने पिता के गमछा से गला दबा के गला घोंट के हत्या कर दिया है। आरोपी जो है थोड़ा मानसिक संतुलन खोया हुआ था, जिसकी वजह से पिता पुत्र के बीच में विवाद हुआ और जो मृतक है वो भूतपूर्व सरपंच रहा है। टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ में मां ने अपने 3 साल के बेटे को पहले तालाब में फेंका और आगे जाकर पेड़ पर साड़ी से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि पति से विवाद के बाद महिला ने कदम उठाया। दोनों के शव को बरामद कर
पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो वो शराब का आदी था इसका पति, और आए दिन वो पत्नी से झगड़ा करता, मारपीट करता, और इसी सबसे तंग आकर महिला ने ये कदम उठाया। हटा में मानवता को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई। यहाँ एक नवजात बच्ची को उसकी कलयुगी माँ और उसके परिजनों ने मरने के लिए तालाब के पास फेंक दिया, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। बच्ची की ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ ने उसकी जान बचा ली। तालाब के पास एक जीवित अवस्था में नवजात बच्ची के मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस को सूचना दी गई और फिर उसे स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। खबर सिंगरौली से है, जहां मोरवा थाना क्षेत्र के एक 10 से 12 दिन पुराने नवजात शिशु को फुटपाथ पर फेंकने का मामला सामने आया। ये नवजात शिशु एक ग्रामीण के घर के पास सड़क किनारे मिला, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को मोरवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। हटा के पाठा गांव के बहेरिया टोला में एक युवक को लाचारी और बीमारी की स्थिति में अज्ञात लोगों ने दूर के बुजुर्ग परिजनों के घर पर फेंक दिया, जिसके कुछ देर बाद मिलन नाम के इस शख्स की मौत हो गई। लाचार बुजुर्गों के पास मृतकों को कंधा देने न तो कोई व्यक्ति मिला और न ही लकड़ी मिली। मजबूरन बुजुर्ग परिजन ने एक परिचित की मदद से शव को गांव के पीछे जंगलों में पत्थरों से ढक दिया और दफना दिया। मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना की सूचना जैसे ही हिंदू संगठन को मिली तो प्रशासनिक हस्तक्षेप भी शुरू हुआ। तहसीलदार की मौजूदगी में ज़मीन से दफन मिलन के शव को अवशेष को निकाला गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और इसके बाद उसका अंतिम संस्कार सम्मानपूर्वक करेगी कानूनी कार्रवाई के बाद ये बात कही जा रही है कि चूंकि पूर्व में आरोपियों की संख्या अधिक थी, एफआईआर में कम लिखी गई है। एफआईआर चूंकि परिजनों द्वारा ही लेख की कराई गई थी, उसमें हस्ताक्षर भी हैं। फिर भी यदि परिजनों का ये कहना है कि उसमें कुछ आरोपी छूट गए हैं तो इनके माननीय न्यायालय में कथन कराए जाएंगे। कथन कराने के बाद जो भी नए तथ्य हैं, नए साक्ष्य हैं, उसके आधार पर अग्रिम गिरफ्तारी, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। रायपुर में पुलिस की लापरवाही का एक और बड़ा मामला सामने आया। माना थाने में चोरी के आरोप में गिरफ्तार शातिर चोर महेश जांगड़े पुलिस की हिरासत से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी थाना परिसर में पूछताछ के दौरान रखा गया था। इसी दौरान वो सिपाही का हाथ छुड़ाकर भाग निकला। राजधानी रायपुर में फिर एक नक्सली को गिरफ्तार किया गया। हालांकि आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। 2 दिन पहले यानी 26 सितंबर को नक्सली दंपति को चंगूरा भाटा से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद फिर एक नक्सली को रायपुर के भाटापारा से गिरफ्तार किया गया। लगातार शहरी क्षेत्रों से नक्सली पकड़े जा रहे हैं। इस पर बीजेपी के सांसद संतोष पांडे ने क्या कहा, ये भी आप सुनें। जंगल के नक्सली पकड़े जा रहे हैं, भाग रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं, मारे जा रहे हैं। ये अमित शाह जी की सरकार है, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है। कोई नहीं बचेगा। माननीय अमित शाह जी ने घोषित कर दिया है 2026 अप्रैल में उन्मूलन होगा या नहीं होगा। और इसी बीच रायपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। दुर्गा पंडाल में एक अजीबोगरीब झांकी नजर आई है। झांकी में फ्रिज में कटी हुई लाश और खून को दिखाया गया है। लव जिहाद विषय पर यह झांकी बनाई गई है। हिंदू लड़कियों को लव जिहाद से सावधान बताया जाना इसका मकसद है। न्यू राजेंद्र नगर सिंधी पंचायत गरबा समिति ने यह तैयार की है झांकी। और बेहतर जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुमन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सुमन, लगातार जिस तरह की खबरें सामने आती हैं समाज से, उसी तरह का एक संदेश हिंदू युवतियों को देने का फैसला इस झांकी में किया गया है। एक संदेश देने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल अविनाश जी, मैं आपको बताऊं कि जो रेफ्रिजरेटर में टुकड़ों में एक युवती की लाश मिली, फिर सूटकेस में टुकड़ों में लाश मिलने की घटना सामने आई और इन पूरी घटनाओं को जोड़कर देखा जाता है लव जिहाद से। विशेष समुदाय के लोगों को इसमें आरोपी के तौर पर भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो इस पूरे रायपुर के गरबा समिति जो न्यू राजेंद्र नगर में जो कैनाल रोड है, जो एक्सप्रेस वे है, उसके पास में ही एक गरबा समिति है जिसका पंडाल है, जहां पर यूथ बड़ी मात्रा में आता है गरबा करने। तो
तो खास तौर पर हिंदू युवतियों को जागरूक करने के मकसद से आयोजन समिति का ऐसा कहना है कि हम जागरूक करने के मकसद से इस झांकी को यहाँ पर रख रहे हैं। जो गरबा करने युवतियां आ रही हैं उनके सामने करीब ऐसे 15 से 20 पोस्टर हैं जिनमें मीडिया रिपोर्ट्स हैं, हाल फिलहाल में घटित घटनाओं की जानकारी जिसमें दी गई है। एक लाइन लिखी गई है कि अब्दुल कभी वफादार नहीं हो सकता। सीधे तौर पर मैसेज है कि जो लव जिहाद की घटनाएं होती हैं उसके प्रति युवतियां जागरूक हों, सनातनी जो हिंदू युवतियां हैं वो जागरूक हों, ऐसा आयोजन समिति की ओर से कहा गया है। सिंधी पंचायत इस गरबा समिति की आयोजक संस्था है, उसने इसे तैयार किया है। स्टेज पर टुकड़ों में कटी लाश रेफ्रिजरेटर में दिखाई गई है, फ्रिज में टुकड़ों में लाश दिखाई गई है, आसपास चाकू है, खून है, टुकड़ों में शव टंगे हुए हैं। बीच में ऐसी कुछ घटनाएं आई थी जिसमें युवतियों के साथ ऐसी असल में घटनाएं हुई थी, उन्हीं को रिफ्लेक्ट करता हुआ ये झांकी है और इसे यहाँ पर रखा गया है ताकि युवतियों को इसके बारे में जानकारी दे सके। बहुत शुक्रिया। धमतरी के गंगरेल बांध का जलस्तर बढ़ने लगा है। आज रात 9 बजे 97% जलभराव हो गया। महानदी में 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा इससे बना हुआ है। 14 गेट में से 4 गेट से अब पानी छोड़ा जा रहा है। जल संसाधन विभाग अलर्ट मोड पर है। तो आज रात 9 बजे तक 97% जलभराव हो चुका है और महानदी में अब 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। रायपुर के शंकर नगर आपको लिए चलते हैं, जहां पर नवरात्रि के मौके पर गरबा का आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखें।
राजधानी रायपुर में एक बार फिर से IBC24 की खबर का बड़ा असर हुआ। शनिवार को राजधानी की सड़कों पर चारपहिया वाहनों में स्टंट करते हुए सोशल मीडिया में वीडियो वायरल किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 में से 8 वाहन के मालिक समेत 15 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। शहर में लगे ITMS CCTV के जरिए अज्ञात व्यक्तियों की पहचान कर गाड़ी नंबर की पहचान की गई है, जो कटोरा तालाब में इकट्ठा होकर महासमुंद रोड की ओर हाईवे में जाते समय पहुंचे गए। सभी आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि जन्मदिन मनाने सड़क पर हुड़दंग किया था। पुलिस द्वारा स्वयं संज्ञान लेते हुए इसकी जांच कराई गई। सोशल मीडिया में जो वायरल हुआ था उस वीडियो का और जांच किए जाने के उपरांत 8 गाड़ियों को चिन्हांकित किया गया है। बाद में उन चिन्हांकित वाहनों में से 6 वाहनों को पुलिस अपने कब्जे में लिया है, जिस पर से इसमें सवार 15 लोगों को भी पुलिस के द्वारा अपने हिरासत में लिया गया है। कोंडागांव में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से एक अधेड़ की मौत हो गई। इस घटना के बाद रविवार को परिजनों ने कोतवाली थाने के सामने हंगामा किया, आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग की। हंगामे के बीच पुलिस ने फर्जी डॉक्टर निखिल सिकदार को हिरासत में भी ले लिया। बिना लाइसेंसधारी झोला छाप है ना, झोला छाप डॉक्टर अगर ऐसा काम कर रहा है तो क्या प्रशासन उसको देख नहीं रहा है क्या, है ना? बिल्कुल प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी होना चाहिए। और क्या इतने लापरवाही कैसे हो सकती है? ये तो अब कलेक्टर ऑफिस के सामने की बात है, और भी कहीं और जगह होगा जहाँ पर ऐसे लोग मरते जा रहे हैं। वो तो अभी कुछ दिन पहले ही अपना क्लिनिक में वो हुआ था, उनका सील भी हो गया था और उसके बाद फिर से वो मतलब बिना डॉक्टर, उनके पास जब लाइसेंस है ही नहीं तो फिर क्यों चालू किया? उनको तो मना कर देना था ना, वो तो डॉक्टर भी नहीं है। वो बताया है जे हमारा इंजेक्शन मैं खरीद करके लाए तो हमारे पुश कर दो, नहीं ये इंजेक्शन हार्ड है, मैं नहीं लगाएंगे भाई। तो नहीं हमारा तो लगते रहता है, आप लगाए दो, तो लगा दिया। बैठा तो बहुत टाइम, तब मैं बोले चलो मैं जा रहा हूँ, तो जाते जाते गाड़ी स्कूटी के पास गया तो गिर गया। ग्वालियर में एक डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने और दवा देने से मौत हुई है। हजीरा के गदाईपुरा के राधा कॉलोनी निवासी 33 साल के संदीप रजक को गैस की समस्या थी। इलाज के लिए वो भावना क्लिनिक पहुंचा, जहां डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौर ने दवाई दी, लेकिन आराम नहीं मिलने पर वो दोबारा उसी क्लिनिक में गए। इस बार डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाएँ दी। संदीप दवाई लेकर घर पहुँचा। जैसे ही उसने दवा खाई उसे चक्कर आ गया, वो ज़मीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। परिजनों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसी के बाद परिजनों ने हंगामा किया। कोई दवाई पिलाई, फिर इंजेक्शन डाला, हाँ फिर उनने वो सब किया, फिर घर के लिए दवाई दी, हमने घर पे दवाई खिलाई और उन्हें 9 बजे बस खाना खिलाया और दवाई 10 बजे वो एकदम से उनको जोर जोर से सांसें चलने लगी और वो बेहोश हो गए, वो गिर गए, फिर उनको होश नहीं आया। अब प्रकरण में पुलिस द्वारा इसमें मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। अभी जो दवाई जिन डॉक्टर ने दी थी उनके संबंध में भी और भी हमें जो तथ्य हमें मिल रहे हैं, इनके मेडिकल PM रिपोर्ट्स, उनके आधार पर इसमें हम आगामी जांच करके आगामी वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सतना जिले के नागौद में नायब तहसीलदार की पत्नी के साथ लूटपाट हो गई। बाइक सवार 2 बदमाशों ने SDM बंगले के सामने ही महिला से लाखों के गहने लूटकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि यह घटना सुबह की है, जब नायब तहसीलदार राजेंद्र मांझी की पत्नी मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। मैं सवेरे निकली, यहाँ चौराहा पे आई तो मैं दो मिले, रुकिए बहन जी थोड़ा ऐसे छिड़काव करे, फिर कहा कि यहाँ पे कष्ट ऊपर दूर होई, फिर कहा कि दो ये अंगूठी दो, मंगलसूत्र दो, कान को दो, आँखें बंद करो, आँखें बंद करवाएं, फिर कहा कि जाओ 10 कदम आगे जाओ, माता जी का नाम लेके, फिर पीछे मुड़ के देखें तो है नहीं। छिंदवाड़ा में चांदी के आभूषण बनाने वाले कारखाने में हुई चोरी का खुलासा हुआ। कारखाने का ही कर्मचारी 19 किलो चांदी उड़ाने वाला शातिर चोर निकला। पुलिस ने आरोपी को करीब 15 लाख की चांदी समेत गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसने अपनी बहन की शादी में हुए कर्ज को चुकाने के लिए पिछले 5 महीनों से आधा किलो कर चांदी चोरी की थी।
चोरी की गई चांदी को उसने घर में छिपा रखा था और दिवाली पर उसकी बेचने की योजना थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जो कि रघुवंशीपुरा शक्ति चौक पे इनकी चांदी के कारखाना इनका चांदी का बड़ा काम होता है। इनके द्वारा ये शिकायत की गई थी कुछ समय से इनका जो चांदी है वो कम मात्रा में चोरी होते जा रहा है। इनका काम करने वाला एक वर्कर है सचिन सोनी, इसका नाम सामने आया जिसकी तलाश की गई। तलाशी के उपरांत मिला, उससे पूछताछ की गई, जिससे सख्ती से पूछताछ की गई। उसके द्वारा माल बरामद कराया गया, जिसमें कि कुल चांदी जो है वो 19 किलो चांदी रॉ मटेरियल और 12 किलो शुद्ध चांदी के रूप में प्राप्त किए गए, जिसकी कुल कीमत है 15 लाख रुपये। नरसिंहपुर में एक युवक फिर साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो गया। शातिर ठगों ने बहला फुसलाकर उसे चूना लगा दिया। नरसिंहपुर के ढांगी ढाना गांव के युवक को लोन दिलाने के नाम पर अकाउंट खुलाया गया और पीड़ित के खाते से हवाला के पैसे ट्रांजैक्शन किए गए। पीड़ित को इसकी भनक तक नहीं लगी। कर्नाटक पुलिस का नोटिस जब आया तब जाकर उसे इस बात का पता चला। सिर्फ नोटिस जब आया तब मेरे को पूरी जानकारी मिली कि मेरा अकाउंट एक्टिव है और उससे फ्रॉड हो चुका है कुछ ना कुछ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आवेदन दिए कलेक्टर मैडम के दर, एसपी सर के दर, डीएसपी सर के दर, और अपने बैंक में भी मैं दे के आया था आवेदन इस चीज़ के खिलाफ। तो यहाँ पे विवेचना चल रही थी। इधर मैं एसपी साहब के यहाँ, एसपी साहब की संतुष्ट जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं, राजनीतिक दबाव में। भाई इधर का जो घटना हुई अभी जस्ट तो उसको तो कम से कम उनको करना चाहिए। हम कर्नाटक का बोल रहे हैं, कर्नाटक पुलिस करेगी, ठीक, पर इधर का कौन करेगा? इधर का तो मामला स्टेशन का जो इधर तुम मारपीट करके ले गए बंदूक दिखा के, उसका तो तुम करो। जो भी लेन देन के लेकर और कुछ डराने धमकाने संबंधित जो कुछ तथ्य बताए गए हैं उसमें वो जांच का विषय है और हम इसमें जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जो हमारे एसडीपी वगैरह उनसे इस संबंध में जो तथ्यात्मक जो चीज़ें हैं उस पर जाँच करवा के जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी हम वो करवाएंगे। इधर कोरबा जिले के कलमी भाठा गांव में धर्मांतरण का मामला सामने आया। यहां एक घर में कथित तौर पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा था, जिसका ग्रामीणों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। आरोप लगाया कि प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का खेल चल रहा था। जांजगीर के नैला दुर्गा पंडाल और मेला परिसर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 4 चाकुओं को जब्त किया। 4 युवकों को समझाइश देकर छोड़ दिया गया। कई युवकों से 2000 स्टील के कड़े भी उतरवाए। कल भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 1700 कड़ी उतरवाए थे। बता दें कि नैला का दुर्गा उत्सव छत्तीसगढ़ ही नहीं देश भर में प्रसिद्ध है और यहाँ रोज़ लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। वर्धा में पिछले दिनों एक आदिवासी युवती के साथ गैंगरेप के मामले में मुआवजे की राशि को लेकर सियासत हो रही है। पीड़ित युवती के घर वालों ने शासन से 50 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की है। कांग्रेस के नेता विकास उपाध्याय ने इसका समर्थन भी किया है और इस घटना के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया है। लड़की का गैंगरेप हो जाता है, वो भी आदिवासी समाज की बहन, मुआवजे की मांग की है और सरकारी नौकरी की मांग की है। जिम्मेदारी, जवाबदारी, लापरवाही किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। तो सरकार उसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। उसकी पढ़ाई लिखाई से लेके उसकी नौकरी और उसको जो मुआवजा परिवार वालों ने मांगा है उसको जरूर देना चाहिए। मैं इनको पूछना चाहता हूँ, शिक्षक दिवस के दिन 2 शिक्षिकाओं का रेप हो गया था, कितना इन्होंने मुआवजा दिया और कितना मदद किया, कितना नौकरी दी उनको? आज आपको न्याय की बात आ रही, उस समय आपको न्याय नहीं समझ आया था। तो ये आपका जो भी प्रलाप है, आपका जो भी कथन है, ये झूठा है, अवसरवादी है। खबर मुरैना से है, जहां जौरा कस्बे में छात्राओं ने एक मनचले युवक को पीट दिया। घटना का वीडियो भी सामने आ चुका है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कुछ छात्राएं कोचिंग जा रही थी, तभी युवक उनका पीछा करने लगा। बीच बीच में आपत्तिजनक कमेंट भी किया। इसी के बाद छात्राओं ने इसे बीच सड़क पर पीट दिया। अभी एक वीडियो संज्ञान में आया हुआ है जिसमें जोरा थाने का बताया जा रहा है, जोरा कस्बा का बताया जा रहा है, और चूँकि वीडियो कब का है, किसके द्वारा लिया गया, इसकी जांच की जा रही है। थाना प्रभारी जोरा को वीडियो भेजा गया है और जांच में जो भी तथ्य आएंगे उस अनुसार वैधानिक कार्रवाई करेंगे।
मऊगंज के देवतालाब तहसीलदार का एक वीडियो वायरल है जिसमें वो अभद्र व्यवहार और गाली गलौज करता दिख रहा है। इस पर अब प्रशासन ने सख्ती दिखाई है और इस मामले में मऊगंज कलेक्टर ने तत्काल जांच के आदेश दिए थे और अब जांच रिपोर्ट के बाद तहसीलदार को निलंबित कर दिया गया है। देवतालाब के तहसीलदार वीरेंद्र पटेल आम जनता के साथ दुर्व्यवहार करते दिख रहे हैं। ये घोर आपत्तिजनक है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने ये वीडियो देखने के पश्चात कलेक्टर से प्रस्ताव प्राप्त किया है और तहसीलदार वीरेंद्र पटेल को हमने निलंबित कर दिया। विदिशा में कुत्तों के लिए एक अनोखा प्रेम देखने को मिला। कुत्तों की मौत के बाद उदय उसकी अर्थी तैयार की गई, लेकिन विवाद तब खड़ा हो गया जब शव यात्रा निकाली जानी थी और इसी बीच मोहल्ले की झांकी में डीजे बजाया जा रहा था। फिर क्या था, झांकी की कार्यकर्ता और डॉग मालिक आपस में भिड़ गए। कुत्ते की मौत का मामला थाने तक जा पहुंचा। झांकी समिति के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कुत्ते की मौत से गुस्साए परिजनों ने झांकी में डीजे और लाइट की तोड़फोड़ की है। कुत्ते के मालिक और परिवार वालों का कहना है कि डीजे की तेज़ आवाज़ से उनके डॉग टफ़ी को हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। मामला ये है कि ये गाली गलौज कर रहा है माता जी के साथ। उनका कुत्ता मर गया कुछ भी कारण से, उसे बीमारी थी कैंसर, लेकिन वो आन के इधर माता जी के साथ कर रहे हैं कि हम आग लगाएंगे, पत्थर फेंकेंगे। पत्थर फेंका उनने और डीजे के साथ भी तोड़ फोड़ करी। ये लोग तेज तेज डीजे चलाते हैं 80 के ऊपर, 80 dB जो नॉइस पोल्यूशन एक्ट है ना, जो गवर्नमेंट ने रजिस्टर करा है रेसिडेंशियल एरिया में कि दिन के टाइम आप 55 dB तक चला सकते हो और रात को 45 dB तक, और ये लोग 80 के ऊपर तक चलाते हैं। क्योंकि हमारे लिए वो कुत्ता नहीं था, हमारे लिए कुत्ते से बढ़कर था। वो हमारे साथ 13 साल से रह रही थी वो, और इनके गानों के वजह से ये सब मजे, इनके मजे के वजह से वो चली गई। कोई एक परिवार है जिसने अभी यहाँ पर डीजे में तोड़फोड़ करी है और यहाँ की समिति वालों को भी आपत्ति है कि ये हमारे साथ मारपीट करता है। किसी बच्चों के साथ भी मारपीट करी उसने, तभी मैंने उसको पुलिस द्वारा उसको थाने पहुंचवाया है। उदयनगर वार्ड नंबर 32 में हेमंत करते हैं, उनके कुत्ते की डेथ हुई। उनको मातम मनाना चाह रहे थे तो काफी देर डेग बज रहा था। उन्होंने बोला डेग कम कर लो, उसी बात के लिए वहाँ पे झांकी वाले थे, उनसे भी कहा सुनी हुई। बस्तर की लाइफलाइन केशकाल घाटी में पिछले 24 घंटे से लगातार रुक रुक कर जाम की स्थिति बन रही है। बस्तर दौरे पर आए शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, विधायक लता उसेंडी, विधायक विनायक गोयल, बस्तर आईजी, कोंडागांव एसपी समेत कई एम्बुलेंस और यात्री बस घंटों तक फंसे रहे। हालांकि केशकाल पुलिस की टीम ने रात भर तेज़ बारिश में भी जाम खुलवाने का प्रयास करती रही, लेकिन शहर में ख़राब पड़ी ट्रकों के चलते, रास्ते में जो लोग ट्रकें ख़राब हो जाती हैं उनके चलते आवागमन बाधित रहा। घाट क्लियर हो गया, लेकिन जर्जर सड़क में गाड़ी अब भी फंस रही है। केशकाल घाटी में ही दिक्कत हो रहा है ज़्यादातर। वैसा तो केशकाल घाटी का ही सुधार होना चाहिए, बाकी तो ठीक है। गड्ढे तो पूरे ज़्यादा ही ज़्यादा पूरा केशकाल घाटी के बगल में। भाई अगर मान लीजिए अगर पेशेंट अगर सीरियस हो तो रास्ते में मर जाएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल थोड़ा बहुत कंट्रोल में है तो भाई चल रहा है। लेकिन अगर सीरियस होगा तो रास्ते से फिर तो नहीं जा पाएगा ना कभी। इसलिए रोड पे तो ध्यान देना चाहिए इन लोगों को। आज मैं 35-36 साल ड्राइवरी के बाद आज पहली बार ऐसा रोड मतलब देख रहा हूँ, महीना 2 महीने से। अभी तो ये तालाब हो गया था भैया, समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। ये सब बेदर्द जालिम है, बेदर्द लोग हैं। बोलते हैं ना, लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, और जहाँ बेदर्द हाकिम है वहाँ फरियाद क्या करना। अभी त्यौहार का सीजन है, लोग बड़ी संख्या में दंतेश्वरी माई जाते हैं आते हैं, तो ये एक स्वाभाविक है। बस्तर घाटी क्या बात है, वो सामान्य रोड पर जाम रहता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निवेदन पे माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जी माननीय नितिन गडकरी ने इसके लिए राशि दिया हुआ है। और बरसात में चूंकि अभी काम संभव नहीं है, बरसात के बाद काम चालू होगा। पीएम मोदी ने मन की बात के 126वें एपिसोड में फेस्टिव सीजन, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल की बात की। पीएम ने कहा कि इस बार त्योहारों में स्वदेशी सामान ही खरीदें, ठान लें कि हमेशा के लिए जो देश में तैयार हुआ है वही खरीदेंगे। तो मन की बात का कार्यक्रम रायपुर में सीएम साई ने भी सुना और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में सुना। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है।
गांधी जी ने हमेशा स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया और उनमें खादी सबसे प्रमुख थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद खादी की रौनक कुछ फीकी पड़ती जा रही थी, लेकिन बीते 11 साल में खादी के प्रति देश के लोगों का आकर्षण बहुत बढ़ गया है। पिछले कुछ वर्षों में खादी की बिक्री में बहुत तेजी देखी गई है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि 2 अक्टूबर को कोई न कोई खादी प्रोडक्ट जरूर खरीदें। गर्व से कहें ये स्वदेशी है। इसे सोशल मीडिया पर #वोकल फॉर लोकल के साथ शेयर भी करें। स्वदेशी के अभियान को लेकर के यहीं पर दीपक, और पुराने समय में तो कड़ीला बोलते थे, आज के जमाने में क्या बोलते मालूम नहीं, कड़ीला ही है ना, तवा कड़ीला खरीदा है और दीपक भी खरीदे। और कुल मिलाकर के हमने स्वदेशी के अभियान में बहनों का जो योगदान है उसको सराहा भी है। आपसे भी निवेदन करता हूँ, स्वदेशी के एक एक ऐसे उत्पाद को जिसके माध्यम से कई छोटे छोटे लोगों को रोजगार मिलता है, उनके अपने घर में मदद मिलती है। भारत और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में स्वदेशी को अपनाना, तो हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, इस भाव को बनाएं। की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी अनेक जो नवाचार होते हैं देश के अंदर में जो लोग करते हैं उनको देश और दुनिया के सामने में लाते हैं। आज मन की बात में स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने आग्रह किया है हर भारतवासी से कि 2 अक्टूबर को कम से कम कोई न कोई एक चीज़ खादी का अवश्य खरीदें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को बैरसिया में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों के साथ पीएम मोदी की मन की बात सुनी और इसी दौरान उन्होंने जगदीशपुर की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि गांव की महिलाएं आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रही हैं। हम सब ने मिलकर के न केवल मन की बात के कार्यक्रम को अटेंड किया, बल्कि स्वदेशी के अभियान को लेकर के यहीं पर तवा कड़ीला खरीदा है और दीपक भी खरीदे। और कुल मिलाकर के हमने स्वदेशी के अभियान में बहनों का जो योगदान है उसको सराहा भी है। सीएम सर हैं, सबकी खेती में राशि में 2-2 हज़ार रुपया आते हैं 3-3 महीना में। किसान भाइयों के लिए साल भर में 6,000 रुपया देते हैं। किसान भाइयों सोयाबीन खराब भया, उनने राशि डाली है 5,371 रुपया। स्व सहायता समूह के लिए उन्होंने बोला कि जैसे स्वदेशी सामान बनाएं, जैसे जूट का सामान है, तो जो विदेशी चीज़ है उसको ना खरीदते हुए स्व सहायता समूह को अपना स्वयं का विकास के लिए स्वयं का सामान बनाए और बेचे मार्केट में। और अधिकारी ने ये बोला कि जो गरीब महिलाएं दुकान लगाती है तो अपने गांव की जो महिलाएं गरीब लोगों से कार्य करें, बड़े लोगों से ना खरीदारी करें, ताकि उनका अपना घर गृहस्थी चल सके। किसान लोगों को दिया, लाडली बहनों को भी दिया, समूह वाली सोसाइटी समूह की बहनों को भी दिया, तो उनका यहाँ आना बहुत अच्छा लगा उनको और खुश होकर गए। अगली बार भोजन करके भी जाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन प्रवास के दौरान पीपली नाका स्थित दिवंगत सब इंस्पेक्टर स्वर्गीय अशोक शर्मा के निवास पहुंचे। हाल ही में दुर्घटना में शहीद हुए तीनों पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि भी अर्पित की। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जाके उन परिवारों को अपनी संवेदना व्यक्त की और उनको आश्वस्त किया कि शासन प्रशासन उनके साथ में है। और इसी क्रम में उन्होंने जो हमारा पुलिस सैलरी पैकेज है उस क्रम में जो बैंक से हमारा अनुबंध है विभिन्न बैंकों से, तो राशि उनको चेक के रूप में प्रदान की है। धार के लॉयर चैम्बर के शिलान्यास कार्यक्रम में पधारे एमपी सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भारत पाकिस्तान मैच को लेकर उनका ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वो क्रिकेट प्रेमी हैं, वो हमेशा मैच देखते हैं, लेकिन इस बार भारत पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। आज भी मैं साधना करूँगा और नहीं देखूँगा। मैं क्रिकेट प्रेमी हूँ और मैं हमेशा भारत और पाकिस्तान का मैच देखता ही हूँ, पर मैंने इस बार देखा नहीं, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती जो अपने हाथ में नहीं होती। तो आज भी मैं नहीं देखूँगा, आज भी मैं साधना करूँगा और नहीं देखूँगा।
ग्वालियर की जर्जर सड़कों को लेकर अंचल के दिग्गज नेताओं में भोपाल से दिल्ली तक राजनीतिक लड़ाई भले ही सुर्खियां बनी हों, लेकिन इन सुर्खियों से ग्वालियर को कोई खास लाभ नहीं हुआ। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि आंकड़े बता रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत एमपी को 1274 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 8 प्रोजेक्ट दिए थे, लेकिन इनमें से एक भी प्रोजेक्ट ग्वालियर को नहीं मिल पाया, जिस पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। एक रिपोर्ट आप देखें। सड़कों की बदहाली के बावजूद ग्वालियर केंद्र सरकार से मिलने वाली मदद में पिछड़ रहा है। केंद्र सरकार ने CRIF के तहत मध्य प्रदेश को तकरीबन 1350 करोड़ रुपए के 8 प्रोजेक्ट दिए। इसके बावजूद ग्वालियर के हिस्से 1 रुपया भी नहीं आया। ये हाल तब है जब ग्वालियर शहर से सटे वार्ड नंबर 61 से 66 तक के क्षेत्रों में सड़कों का नेटवर्क तैयार किया जाना है। ऐसे में अब इस पर सियासी बवाल भी शुरू हो गया है। कांग्रेस विधायक सतीश तिकरवार इसे 2 छत्रपों की लड़ाई का खामियाजा बता रहे हैं। CIRF का जो फंड है, उस फंड का में माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष मुरैना की तरफ ले गए। हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अशोकनगर के लिए ले गए, लेकिन ग्वालियर चूँकि कमज़ोर है, यहाँ पहलवान कोई ऐसा नहीं है कि रूमाल झपट्टे को झपट सके। आंकड़ों के मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के निर्वाचन क्षेत्र दिमनी के लिए 136.07 करोड़ की लागत से 30.20 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण को मंजूरी मिली है, जो भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा के गृह गांव सृजनपुर से मिरघन होते हुए गोपी मानपुर तिराहा तक बनेगी। केंद्रीय मंत्री सिंधिया के संसदीय क्षेत्र अशोकनगर के लिए 92 करोड़ 75 लाख की लागत से 12 किलोमीटर लंबा बाईपास स्वीकृत हुआ है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के गृहनगर उज्जैन को 4 प्रोजेक्ट्स मिले हैं, जिनमें 445.20 करोड़ की लागत से चिमनगंज मंडी चौराहा से इंदौर गेट तक 3.7 किलोमीटर फ्लाईओवर, निकास चौराहे से इंदौर गेट तक 81.29 करोड़ का 1.2 किलोमीटर फ्लाईओवर, काल भैरव मंदिर से गढ़कालिका तक 165 मीटर का 4 लेन, 11 करोड़ 80 लाख का जलमग्नी पुल और 46 किलोमीटर लंबे कांजीपुरा तराना गोलवा मार्ग का 133 करोड़ 60 लाख का कार्य शामिल है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के गृहनगर रीवा में 158 करोड़ रुपए की लागत से 3 किलोमीटर लंबी फ्लाईओवर का निर्माण होगा। PWD मंत्री राकेश सिंह ने गृहनगर जबलपुर में एक फ्लाईओवर को मंजूरी मिली है। ये फ्लाईओवर 259 करोड़ 95 लाख की लागत से हवाबाग कॉलेज से बदरिया तिराहा, ग्रेनेडियर चौक से साई मंदिर शहर नाला तक बनेगा, जिसकी कुल लंबाई 82 किलोमीटर होगी। अंचल के दिग्गज अपने अपने इलाकों में सड़कों की जाल बिछा रहे हैं, जबकि ग्वालियर सांसद को लगातार प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है। जो राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के जितने मद हैं, सभी मदों के माध्यम से ग्वालियर का विकास होगा, ये सुनिश्चित है। और ग्वालियर का विकास समग्र विकास होगा, रोडों का भी विकास होगा, पेयजल से भी समस्या का निदान होगा। जितनी भी मूलभूत सुविधाओं पर जो भी खर्च करना पड़ेगा, हम ग्वालियर के लिए करेंगे। देश की राजनीति में ग्वालियर चंबल का काफी प्रभाव रहा है, लेकिन अब लगता है कि चंबल का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या यहाँ राजनीति आपसी मतभेद में उलझ कर रह गई है या बातचीत के स्तर पर कोई कमी है? इसका जवाब जिम्मेदारों को जरूर देना चाहिए। IBC 24 के लिए नासिर गौरी की रिपोर्ट, ग्वालियर। खरगोन में हुई तेज बारिश से कसरावद रोड स्थित KK फाइबर कपास जिनिंग फैक्ट्री में बाढ़ जैसे हालात हैं। करीब 700 क्विंटल कपास तेज बारिश के चलते भीग गया, गीला हो गया। इस दौरान करोड़ों की कपास की जो फसल है, बारिश के तेज बहाव में तिनके की तरह बहती नजर आई। खरगोन शहर समेत जिले में मौसम में आया बदलाव राहत की जगह आफत साबित हुआ। सक्ती जिले की सड़कें खस्ता हाल हो चुकी हैं। सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। हसौद घोघरी से डबरा को जोड़ने वाली सड़क भी बुरी तरह से खराब है, जहां पर सड़कों का चलना भी मुश्किल हो गया है। जहां पर सड़कें खराब हैं, गाड़ियां चलना मुश्किल हैं। ये तस्वीरें आप देखें, और इसी के चलते हादसों की आशंका लगातार बनी रहती है। रोड बहुत खराब है और स्थिति भी बहुत जर्जर है। यहाँ पे नेता लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्कूली बच्चों को खासकर 4 पहिया वाहन में जाते हैं तो उन लोग को भी दिक्कत होता है, कभी कभी यहाँ पे फंस जाता है गाड़ी। अब रोड बन जाए तो सब वही मांग कर ही ना कि रोड बन जाए।
अभी स्थिति ऐसे है कि डोगरी लगी है, आम बोला ना 20 मिनट लागे हैं, अब तक खराब रोड है। हर 10 कदम में ना मारी पर गड्ढा है, और क्या कर सके हम। स्थिति तो आप देख सकते हैं, हमारा लगभग फील्ड वर्क वाले हैं तो 70 से 80 किलोमीटर पर डे या 100 किलोमीटर पर डे जाना होता है, तो माइलेज में भी दिक्कत आ रहा है। और जो गवर्नमेंट है या जो कंपनियां हैं वो अपना जो 3 रुपीज़ 4 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से देते हैं, बट हमारा गाड़ी आप देख सकते हो माइलेज ही नहीं देगा, क्योंकि गड्ढे हैं सारे रास्ते पे। लोग जो है सड़क की जितनी कैपेसिटी नहीं होती है उससे ज़्यादा ओवरलोडेड गाड़ी या जो हेवी व्हीकल्स है वो चला देती है। वो सड़क की स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, वो जब जांच हो जाएगी उस हिसाब से हम उसमें जो उचित कार्रवाई है हम कर पाएंगे। बलौदाबाजार विकासखंड के ग्राम डोंगरा का निस्तारी तालाब ग्रामीणों के जीवन पर खतरा बनकर मंडरा रहा है। सैकड़ों लोग दाद, खाज, खुजली के से परेशान हैं। ग्रामीण बता रहे हैं करीब 2500 की आबादी वाले इस गांव पूरी तरह से तालाब पर ही निर्भर हैं, लेकिन तालाब अब संक्रमण का जड़ बन चुका है। तालाब में पूरी तरह से फंगल और बैक्टीरिया से संक्रमित हो चुका है तालाब, और इसी के चलते देखिए किस तरह से लोग अब स्किन जो डिसीज़ होते हैं, त्वचा रोग होता है, उससे ये पीड़ित हैं। जैसे आप आहा ना तो पूर्ण रूप से नीला हो जाही, और नीला होने के बाद फिर जाना था साहब ओकर परेशानी का है, दिक्कत का है। अब बदबू आत कहे कि अभी भी आप मन हाथ में उठा करके देखो और थोड़ा से नाक में लगा करके सूंघ करके देखो, बिल्कुल आप मन ज्ञान हो जाए कि बिल्कुल यह मुँह में लेके के लायक नहीं है। तालाब में पानी की मतलब बहुत परेशानी है, इसमें हमेशा शरीर पे जैसे छिबला रोग, चाहे पीने वीने के लिए बहुत ही मतलब वैसे पीने भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब तालाब में नहाएंगे तो कहाँ जाएंगे, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। कोई भी कलेक्टर वलेक्टर जो भी शासन प्रशासन है वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं सर। पूर्व में कलेक्टर राजेश राणा था, वो आकर के तरिया के बारे में देखा, उसके बाद वो भी कुछ नहीं किया। आज तक मेरे उम्र 34-35 साल हो गए, लेकिन इसका न तो साफ सफाई हुआ है न तो गहरीकरण हुआ है। रायगढ़ जिले में राशन कार्ड पर सियासत देखने को मिल रही है। दरअसल चुनावी साल में यहाँ जमकर राशन कार्ड बनाए गए। राशन कार्ड में नामों को जोड़ने और तोड़ने का सिलसिला चलता रहा, लेकिन अब इन्हीं राशन कार्ड की वैधता पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार की जांच में जिले के 30,000 से अधिक राशन कार्ड के 1,61,000 सदस्य इसमें संदिग्ध पाए गए हैं। इन सदस्यों की या तो बायोमेट्रिक्स नहीं है या फिर उनके नाम से कई महीनों से राशन का उठाव ही नहीं हुआ। तो वहीं इनमें कई सदस्य इनकम टैक्स के दायरे में भी आते हैं जिनके नाम से राशन कार्ड बने हुए हैं। 2378 राशन कार्ड ऐसे हैं जिनके आधार निष्क्रिय हैं। इतना नहीं, कुछ राशन कार्ड में डुप्लीकेट आधार तक पाए गए हैं। जिले में कुल संदिग्ध राशन कार्ड 1,71,000 समथिंग पाए गए थे, जिसमें से 11 इंडिकेटर में से 7 इंडिकेटर में हमने कार्रवाई कर ली है, जैसे कि निष्क्रिय आधार, डुप्लीकेट आधार सदस्य, ऐसे सदस्य जिनके 100 वर्ष से ज़्यादा उम्र थी, 12 महीने से जो खाद्यान्न का उठाव नहीं किए हैं और 6 महीने से ज़्यादा समय तक उठाव नहीं किए हैं। कांग्रेस लगभग इनकी सरकार आने के बाद से जब से राशन कार्ड बनना शुरू हो तब से आपत्ति लगाना शुरू कर दी थी कि फर्जी तरीके से बन रहा है, ये गरीबी रेखा के नीचे वाले व्यक्ति नहीं है, ये टैक्स पेयर हैं। इनके बाद भी इनको गरीबी रेखा वाला राशन कार्ड पकड़ाया जा रहा है, लेकिन इन्होंने अपने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के कारण आंख मुँह कान बंद कर लिए और आज उसका खामियाजा गरीब पब्लिक को, राशन जो कार्ड के हकदार हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। पर देखने में सबसे बड़ी बात आती है कि 2 चीज़ें हैं कि चुनावी साल में जिस अभियान के तहत लोगों के राशन कार्ड में नाम जोड़े जाते हैं और फिर उनके नाम से कहीं ना कहीं व्यापक पैमाने पर राशन की हेराफेरी होती है, और वो भी देखने को मिला कि लगभग 25 से 30% रायगढ़ जिले में अभी भी राशन का काफ़ी ज़्यादा लीकेज है। अंबिकापुर में देश की एकमात्र कैंसर का मुफ्त इलाज करने वाली CHC में जांच और कीमोथेरेपी बंद होने से बड़ा संकट खड़ा हो गया। साल 2021 में अंबिकापुर के नवापारा CHC में कैंसर की जांच और उसके इलाज के लिए कीमो की सुविधा शुरू की गई थी, लेकिन अब अस्पताल में पदस्थ कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है। उनकी नौकरी छोड़कर जाने से अब CHC में आने वाले कैंसर रोगियों की परेशानी और चिंताएं बढ़ गई हैं। डॉक्टर साहब तो सुनने में आ रहा है कि जाने वाले हैं। कल मेरा कीमो लगा, अब अगला कीमो पता नहीं हॉस्पिटल में कब आएगा कब लगेगा ये तो नहीं पता, लेकिन ये है कि इनके जाने से हमको बहुत परेशानी हो जाएगा।
लगभग 1.5 लाख का तो ये डॉक्टर साहब मतलब अपने खुद से अपने पैसे से मेरा इलाज किए। कैंसर का इलाज होता है, ब्लड कैंसर और कई प्रकार के कैंसर हैं, सभी प्रकार के, और कीमोथेरेपी वगैरह यहाँ होता है। तो यहाँ डॉक्टर हिमांशु मेन है, वही इनका करते हैं इलाज। और मेरे को पता चला कि वो जाने वाले हैं यहाँ से, तो मेरे को काफ़ी तकलीफ हुआ और मैं यहाँ आया। और उनके ना रहने से हम लोग को बहुत दिक्कत होगा। जो पिछले माह 25 अगस्त को सूचना उन्होंने दी और अभी आज उनका 1 माह पूरा हो गया है सूचना का। अब वे कल से संभवतः कार्य पर नहीं आने की बात कर रहे हैं। धमतरी के गंगरेल बांध में चारों तरफ पानी ही पानी है। लगातार बारिश के बाद कैचमेंट एरिया से तेज आवक से बांध अब पूरी तरह से लबालब हो चुका है। 14 गेट वाले इस बांध से पानी का दबाव कम करने के लिए 4 गेट खोले गए हैं। इस वक्त बांध में लगभग 17,459 क्यूसेक पानी की आवक बनी हुई है। वहीं महानदी में 8,159 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। गंगरेल बांध के बारे में ही पानी झरना सब सुने रहे, ओखर वजह से आए रहे देखे के लिए, नहीं देखे रहे तो बहुत बारिश में तो बहुत अच्छा लगा देख के। रायपुर के शंकर नगर से आपको गरबा की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर नवरात्रि के मौके पर गरबा का आयोजन किया जा रहा है। इंदौर का होलकर स्टेडियम एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की मेज़बानी के लिए तैयार है और आईसीसी महिला वर्ल्ड कप क्रिकेट मुकाबले के लिए न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम इंदौर पहुंच चुकी है। न्यूजीलैंड का पहला मुकाबला 1 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। तो होलकर स्टेडियम में 5 मैच होने हैं और ग्राफिक्स के ज़रिए आप देखिए कि किस तारीख को किस किस टीम के बीच मुकाबला होगा। जगदलपुर से एक महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंचा दें। बस्तर दशहरे में फूल रात की परिक्रमा की जाती है और रथ खींचने के दौरान रथ का एक एक्सल टूट गया है। मिताली चौक में यह हादसा हुआ है। रथ को क्रेन के जरिए अब खींचा गया है। तो एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। रथ खींचने के दौरान रथ का एक्सल टूट गया और इसके बाद क्रेन से इसे खींचा गया। मिताली चौक के पास ये हादसा हुआ है। कहते हैं जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कभी ट्रेन तो कभी छोटे मोटे कार्यक्रम में भजन और गाना गाने वाले कलाकार अमित ध्रुवे की ज़िंदगी बदल गई। बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उनकी किस्मत बदली। उनके मंच से गाया गाना
इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने। उनको खबर लगी इनके बारे में तो उन्होंने अभी फोन से कहा कि इनको दिल्ली भेज दो, इनके भजन रिकॉर्डिंग करके एल्बम हम चलवाएं। अमित धुर्वे मेरे साथ हैं, जिनकी किस्मत बागेश्वर महाराज के एक फ़ोन कॉल ने पलट दी। साधारण तौर पर हारमोनियम सुधारने और सामान्य गाना बजाना करने वाले, भजन गाने वाले अमित धुर्वे को रात के 2:30 बजे एक कॉल आता है। कॉल से व्यक्ति बोलता है कि अगली आवाज़ बागेश्वर महाराज की होगी, वो आपसे बात करना चाहते हैं। और उस पल के बाद कुछ दिन बीते हैं और एक व्यक्ति की किस्मत चमक गई है। मैं रहने वाला ज़िला कटनी, ग्राम बड़गांव, मध्य प्रदेश से हूँ और मैं अभी फ़िलहाल महेश्वर, ज़िला खरगोन, नर्मदा तट में रहता हूँ। और आप सबका आशीर्वाद है माई नर्मदा का कि मैं यहाँ तक पहुँचने में सफल हो पाया। मैं सोया हुआ था और मेरी एक वीडियो गाने का कोई वीडियो वायरल हुआ और उस वीडियो को गुरुजी तक पहुंचाया गया कलाकारों के माध्यम से। मुझे फ़ोन आया तो मैं मजाक समझा उस बात को। फिर 2:30 बजे रात को सोए हुए, अब साधु लोग हैं संगत, उनकी रात 24 घंटे जगते हैं वो तो उनसे बात हुई, बोले बेटा आपको आना है। और मैं कभी ख्वाबों में भी नहीं सोच सकता था कि इतना बड़ा मंच मिलेगा मुझे, जहाँ से मुझे पूरा देश और विदेश तक जाने जाएंगे। निश्चित ही आपकी जो वाणी है उसमें सरस्वती विराजमान है, ये तो मुझे समझ में आ गया है। और मैसेज आपका बहुत क्लियर है कि भक्ति में शक्ति है, चमत्कार होते हैं। हमसे बात कर रहे थे अमित धुर्वे, स्टार हैं आज की डेट में, सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं और इनकी कहानी बताती है कि कैसे कभी ट्रेन में, कभी छोटे छोटे कार्यक्रमों में, कभी गांव की पंडालों में गाना गाने वाले और उससे कुछ पैसा अर्जित करने वाले अमित धुर्वे के साथ रात को 2:30 बजे एक चमत्कार हो गया।